ठीक है, आज उत्तर भारत का विशाल मैदान कर रहे हैं। ठीक, हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर प्रवाही नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है। हिमालय पर्वत है, उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी प्रायद्वीप है, बीच में आपको मैदानी भाग दिखाई देता है। गंगा यमुना के मैदान दिखते हैं और अन्य मैदान दिखते हैं। तो ये बता रहा है कि हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के बीच सिंधु नदी है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र जो कि असम में देखा आपने उसकी ट्रिब्यूटरीज, तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर प्रवाही नदियों। देखिए, कुछ नदियां आपकी हिमालय से आ रही हैं, पेरिनियल रिवर्स जिनको बोलते हैं, सदावाहिनी नदियां, और कुछ नदियां आपकी क्या हो रही हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप से ऊपर की तरफ जा रही है। सोन नदी बेस्ट एग्जाम्पल है ना, चंबल है और बहुत सारी नदियां हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक विशाल मैदान का निर्माण किया है। किससे? निक्षेप क्रिया। निक्षेप मतलब डिपॉजिट करके, डिपोजिशन। निक्षेप मतलब डिपॉजिट करके, अपने साथ जो भी वो अवसाद बहाकर लाए उनको क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया वहां पर, जिसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको हाईलाइट करना आपने। पूछेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने बोलना 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो। इसका विस्तार पाकिस्तान सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम पंजाब बोलते हैं ना, एक हमारा पंजाब है उसको हम ईस्टर्न पंजाब बोलते हैं, एक वेस्टर्न पंजाब जो पाकिस्तान में है। एक बहुत बड़ा भाग विभाजन के दौरान कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ऐसे ही जो ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ लास्ट में कहाँ जा रही हैं? वहीं तो जा रही हैं बांग्लादेश में। ग्वालंदो के पास संगम हो रहा है किसका? जमुना जी का और पद्मा जी का हो रहा है ना। और फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रही है वहाँ पर। उसके बाद क्या, उनके बीच में सबसे फर्टाइल लैंड जो है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक, इसका विस्तार पाकिस्तान सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण, ऊपर कीजिए इसे, भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। गंगा और सिंधु नदी के मुहाने, सिंधु नदी का मुहाना हो गया कहाँ पर? पाकिस्तान में। गंगा का मुहाना मतलब माउथ ऑफ गंगा, माउथ ऑफ सिंधु। माउथ मतलब जहाँ पर गिरती है नदी। अधिकतर लोग ये सोचते हैं जहाँ से निकलती है, निकलती को नहीं बोलते माउथ। जहाँ पर क्या होगा, नदी गिरती है, उसको माउथ बोला जाता है। यानी गंगा और सिंधु नदी के मुहाने। यानी गंगा का मुहाना कहाँ है भाई? पद्मा जी या मेघना जी का मुहाना कहाँ है? बांग्लादेश में है। और जो सिंधु नदी है उसका मुहाना कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। उनके बीच में अगर हम लंबाई निकालते हैं तो लगभग 3200 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई निकालते हैं हम तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। सबसे फर्टाइल जगह यही है। क्या है? असम में यह मैदान संकरा है और यहाँ इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है। असम में क्या है? चौड़ाई कम है, 90 से 100 किलोमीटर है। और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। ये क्यों है? क्योंकि फर्टाइल है। फर्टाइल है तो क्या होगा? अनाज अच्छा होगा। वो तो शुक्र है कि इजराइल के पास, इजराइल को दे दो आप ये वाली कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए खेती करने के लिए दे दो, वो बताएगा आपको कि उत्पादन कैसे किया जाता है अन्न का, है ना। जिसने डेजर्ट में क्या कर दिया और ड्रिप फार्मिंग से इतना अच्छा उत्पादन कर दिया हो, तो उसके पास अगर उसकी किस्मत में अगर ये मैदान होते तो न जाने क्या करता। हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक क्या करते रहे? पारंपरिक खेती ही करते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उत्पादन कम था। फिर हरित क्रांति आई, फिर एवरग्रीन रिवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मनुष्य की प्रवृत्ति भी है कि जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर फर्टिलिटी होगी, जमीन फर्टाइल होगी, वहाँ पर क्या होगा? सघन बसाव होगा। सघन मतलब डेंस होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर। समझ में आ गया? ठीक है।
राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो बढ़कर इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर हो जाती है। भारत के उस तरफ से आइए, असोम में कम चौड़ाई दिख रही है हमें, 90 से 100 किलोमीटर। मैप जरूर देखना है, फिर बोल रहा हूं, एटलस जरूर खोल के रखिए भाई, एटलस जरूर खोल के रखिए। और एटलस को जब आप समझ जाएंगे ना कि ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है, तो उसमें दिख जाएंगे आपको मैदान। आपको असम में दिखेगा खाली 90, कम चौड़ा दिखेगा तो 90 से 100 किलोमीटर है। राजमहल की पहाड़ियों के पास 160 किलोमीटर चौड़ा है। इलाहाबाद, प्रयागराज बोलेंगे अब, प्रयागराज के निकट इसकी जो चौड़ाई हो जाती है वो 280 किलोमीटर हो जाती है ना, इतनी। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट के निरंतर निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत ही मोटी परतें जम गई है। जलोढ़ की बहुत ही, मैंने कहा नहीं आपको, यहां पर खोदेंगे आप तो 3-3 किलोमीटर तक आपको एलुवियल सॉइल के क्या मिलेंगे, निक्षेप मिलेंगे। जैसे हमने दक्कन के पठार में पढ़ा था कि बहुत कई किलोमीटर नीचे तक क्या लावा का निक्षेप है, किसका, लावा मैग्मा का निक्षेप है। वैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के क्या है, निक्षेप है। निक्षेप मतलब डिपॉजिट, डिपोजिशन, समझ में आ गया, निक्षेपण हुआ है। अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मोटाई 2000 मीटर, अधिकतम 6000 मीटर, कहीं कहीं पर 6 किलोमीटर नीचे तक आपको क्या मिलेगा, जलोढ़ के निक्षेप मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जब भी फोल्डेड माउंटेन बनते हैं तो उसके बगल में एक खड्ड भी जरूर बनता है, ट्रेंच बनता है। महासागरों में ट्रेंच बोलते हैं उसको, जमीन में हम खड्ड बोल सकते हैं। और वो कितने, कहीं पर मतलब 6000 यानी 6 किलोमीटर गहरा खड्डा भी रहा होगा। फिर नदियां आई, नदियों ने उसमें पानी भरा, जलोढ़ मतलब जो अपने साथ एलुवियल सॉइल या जो भी लेके आई अपने साथ, वो सब भरा। और बढ़ते 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 क्या हो गया, वो पूरा उसको क्या कर दिया, मैदान बना दिया, पेनी प्लेन। मैंने आपको डेविसर पेंग की थ्योरी भी बताई थी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अपने घर के आगे खड्डा खोदना, 1 साल बाद देखना वो भर जाएगा, बस वैसे ही। समझ में आया। तो 6000 में 6 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 2 किलोमीटर नीचे तक क्या मिलते हैं, जलोढ़ के निक्षेप मिलते हैं। उच्चावच की दृष्टि से इस मैदानी भाग का विवरण अधोलिखित है। भाबर प्रदेश, भाबर रीजन, इंग्लिश में भी भाबर ही बोलते हैं। भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद, फुट हिल्स प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। भाबर कहां से कहां तक पाया जाएगा, आंसर सिंधु से और तीस्ता। तीस्ता आपको पता है, सिक्किम जब हम पढ़ रहे थे वहां से नदी आ रही थी, ऊपर से आ रही थी वैसे वो, बट सिक्किम से होते हुए तीस्ता, और फिर कहां जा रही थी वो, बांग्लादेश में जा रही थी, और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बताया था। तीस्ता जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में भी है, ये भी बताया था मैंने। तो और सिंधु नदी आप परिचित हुई, सिंधु नदी कहाँ हो गई, पाकिस्तान में जा रही है भाई, तिब्बत से आ रही है, भारत से जा रही है, लेकिन जा तो लास्ट में पाकिस्तान में रही है, गिर पाकिस्तान से रही है वो नीचे, है ना। तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख उपमा भी प्रदान की गई है। शिवालिक का जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन, क्या बताया था मैंने आपको, मैंने 2 चीजों में डिफरेंस बताया था आपको, एलुवियल फैन और एलुवियल कोन। अच्छा, आपके बहुत अच्छा समझ में कब आएगा, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पूरा कर लेंगे ना, उसके बाद आपकी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एलुवियल फैन क्या होता है, एलुवियल कोन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नदी में पानी ज्यादा और उसके सेडिमेंटेशन मतलब जो सेडिमेंटेशन है वो कम होता है, या जो पत्थर है, कंकड़ है, बालू है, वो कम होते हैं, तो किसका निर्माण, मतलब जैसे ही पर्वत से नीचे उतरेगी वैसे ही क्या बनाएगी, जमा कर देगी, क्योंकि ज्यादा ढो नहीं सकती नदी अपने साथ, तो क्या कर देगी, मैदानी भाग में आते ही छोड़ देगी उसको, और अर्धचंद्राकार आकृति में क्या बनाएगी, जलोढ़ पंख का निर्माण करेगी, एलुवियल फैन का निर्माण करेगी। उदाहरण मैंने दिया था, त्रिवेणी घाट के सामने देख लीजिए, या गढ़वाल श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू को देख लीजिए, है ना। एलुवियल कोन मैंने बताया था कि जब अवसाद ज्यादा होंगे और पानी कम होगा तो एलुवियल कोन का निर्माण करेगी, किसका करेगी, जलोढ़ शंकु का निर्माण करेगी। ठीक है, फिर मैंने आपको पूरा उसको गूगल अर्थ पर भी समझा दिया था कैसे कैसे होता है। तो शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है, आंसर भाबर प्रदेश को कहा जाता है। यूपीएससी कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है, क्या कर लेती है कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है, आंसर भाबर प्रदेश को कहा जाता है। यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर
चौड़ाई एनसीईआरटी बता रही है कि यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपद, गिरिपद का मतलब समझ लीजिए पहाड़ जैसे ही खत्म हुए उसके पैर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हम हैं, ये शिवालिक है सामने, शिवालिक खत्म होती क्या है, हम गिरिपद में हैं। किसमें है? मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि यहां अगर आप खोदेंगे तो इतने मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, खोदना मुश्किल हो जाता है। हैंडपंप क्या, कई बार 2-3 बार खोदने पड़ते हैं क्योंकि पत्थर आ जाता है बीच में, है ना। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि गिरिपद में हम लोग तो यहाँ पर 8 फुट का गड्ढा भी खोदेंगे, अगर बरसात के आसपास खोदा आपने तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बरसात के टाइम पर जितना भी पानी सोखा है इन पहाड़ों ने, वो कहाँ से निकलेंगे? फुटहिल से निकलेंगे, है ना। साथ में मैंने आपको ये बताया था पानी की कोई कमी नहीं है ऋषिकेश में, बट दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। पानी की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैंडपंप मोटर लगाइए आप, अथाह पानी है, समाप्त नहीं होने वाला जल्दी से। पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी मतलब आप निकालना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि चेन्नई जैसा हाल भी हो जाए, है ना। चलिए जी, अर्थ है सफिशिएंट टू फुलफिल एवरीबडीज नीड बट इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई इवन अ 1% ग्रीड। पृथ्वी के पास पर्याप्त है सभी के लिए, लेकिन अगर एक आदमी लालच पर आ गया तो पृथ्वी के पास भी नहीं है उसके, ठीक है, उसके लालच को पूरा करने के लिए। तो संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। पानी क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। ये मत सोचना कि चंद्रभागा खत्म हो गया, पानी नीचे चल रहा है। ये मत सोचना खारा स्रोत का पानी खत्म हो गया, नीचे चल रहा है। क्या हो गया है? या इस क्षेत्र में नदी अगर बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, ग्राउंड वाटर इसलिए ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि नदी क्या हो गई है? भूमिगत हो जाती है, कई बार भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, ये आपको पता ही है। जहाँ पे कंकड़ पत्थर होंगे वहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छी कृषि नहीं की जा सकती। केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर हो गया? ठीक। अभी नहीं पता चल रही होगी महत्ता जो मैं रीड करके बता रहा हूँ। होता क्या है, जब आप मेंस लिख रहे होंगे और फिर इन वीडियोस को अगर आप सुनेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। इतना नहीं लिखना होता, फिर बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, इतना नहीं लिखना होता, ठीक है। 150 शब्द, 250 शब्द, अगर पीसीएस है तो 250 शब्द का बड़ा क्वेश्चन होता है। आईएएस में 150 शब्द में लिख लीजिए, तैयार कीजिए, मतलब उस तरह से 150 का है तो 200 में तैयार कीजिए, वहाँ जाते जाते अपने आप 150 हो जाएगा। 250 का है तो 300 शब्द का क्या कर दीजिए, तैयार कर दीजिए, अपने आप वहाँ तक जाते जाते 250 हो ही जाएगा, ठीक है। फिर आता तराई प्रदेश। तराई प्रदेश क्या है? भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला यह प्रदेश 10-20 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल पर बहता हुआ दिखाई देने लगता है। अच्छा, उत्तराखंड का मैप जब हम देखते हैं ना, तो जब आप ऊपर से आएंगे, कहाँ से? वो दिख रहा आपको, उत्तराखंड का मैप दिख रहा है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयी क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में। क्या पड़ता है? फिर ग्रेटर हिमालयी क्षेत्र पड़ता है। बहुत आसान है याद करना। ऊपर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ना, कौन कौन से? एक हो गया उत्तरकाशी, एक हो गया चमोली, एक हो गया पिथौरागढ़। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर ग्रेटर हिमालय दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? महान हिमालय। इसलिए ये क्षेत्र क्या है? बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी और कामेट आपके चमोली में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? चमोली में मिलेंगी। फिर ग्रेटर हिमालय से थोड़ा नीचे आएंगे तो थोड़ा पहाड़ थोड़ा छोटे हो जाएंगे, हम बोलेंगे मध्य हिमालय में आ गए। कहाँ पर आ गए? मध्य हिमालय में आ गए। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो कहाँ आ गए आप? शिवालिक। ये जो अभी जब आप गाड़ी से चढ़ना शुरू करेंगे अपने आप समझ में आएगा आपको। एक टाइम ऐसा भी आएगा एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे क्योंकि हाइट ज़्यादा हो गई, ठीक है। फिर और नीचे आएंगे तो भाबर प्रदेश की पट्टी मिलेगी आपको। फिर और नीचे आएंगे तो तराई प्रदेश की, जहाँ जहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो रही है, जहाँ से हमारे ये लोग हैं, ठीक है, कृषक परिवार जिनके हैं, मतलब बड़े बड़े खेत हैं जिनके, गन्ना उगाते हैं और क्या क्या उगाते हैं, बहुत कुछ उत्पादन होता है। गांव में तो होता होगा, आप नहीं उगाते हैं, ठीक है, आप लोग सर्विस वाले हो गए, बट जो उगाते हैं तो वहाँ की मिट्टी कितनी अच्छी है ना। तो नीचे जैसे उधम सिंह नगर वाला पार्ट हो गया, हरिद्वार का लोअर हरिद्वार हो गया, लोअर
नैनीताल वाला पार्ट हो गया, तो फिर वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? तराई वाला पार्ट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ये लकीरें तो हमने खींची हैं मैप बना करके, ये जी उत्तराखंड है, ज्योग्राफी अपने हिसाब से चलती है, ठीक है। तो 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल पर बहता हुआ दिखाई देने लगता है। वो गायब हुई थी कुछ नदियां वहां पर, यहाँ पर निकलनी स्टार्ट हो गई, फिर ऊपर मतलब जल प्रकट हो गया ऊपर जमीन पर। यह निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। यहां नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। इसको साफ करके धीरे धीरे खेती के अंतर्गत लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपके खेतों में कंकड़ पत्थर नहीं थे। अपने पूर्वजों को धन्यवाद करो जिन्होंने वो सारे कंकड़ पत्थर क्या किए, और खेतों के अगल बगल ही दिख जाएंगे। प्रणाम करना उन पत्थरों को कि ये आपके दादाजी, परदादाजी, आपके उनसे पहले के जो लोग हैं, उन्होंने उसको खेती लायक बनाया। आज उन खेतों में आपको पत्थर दिखेगा ही नहीं, लेकिन पत्थर कहीं ना कहीं रखे होंगे उन्होंने कोने पर, जो मेंढ बना रखी होगी, है ना, तो उसमें पत्थर दिखेंगे आपको। दिखते हैं मेंढ में? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलेंगे। किसमें काम आते हैं? हाँ, बुनियादों में काम आते हैं, बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। कांप प्रदेश, एलुवियल रीजन, कांप प्रदेश, यह विशाल मैदान कांप जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। इस कांप को गंगोध अर्थात गंगा की कांप, गंगोध मतलब गंगा की कांप बोल रहे हैं, एलुवियल, जलोढ़ जिसको आप बोल रहे हैं, जल के साथ जो हो रहा है ना जलोढ़, उसी को क्या बोल रहे हैं? कांप। क्या बोल रहे हैं? कांप, और इंग्लिश में बोल रहे हैं एलुवियल, ठीक है। यह कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति है। यह कांप मिट्टी दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। प्रदेश, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ओल्ड बांगर न्यू खादर बताया था। ओल्ड बांगर, तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होगी, कभी नदियों ने बहुत आज से 500 साल, 1000 साल, 200 साल पहले बाढ़ आई होगी कोई बड़ी, है ना। कभी बिरही में गौना लेक बनी थी, गौना लेक टूटी होगी, कई एक समय पढ़ते हैं ना, उत्तराखंड में पढ़ते हैं, गौना झील क्या हो गई, बिरही ताल जो था वो टूट गया, बाढ़ आई, चमोली बह गया, श्रीनगर बह गया, ऋषिकेश बह गया, हरिद्वार बह गया। तो बहुत दूर तक पानी क्या गया, मतलब पानी की जो पहुंच रही होगी बहुत दूर तक रही होगी, और उसने वहां पर क्या बिछाया होगा, मतलब जब नीचे गई होगी वो तराई वाले क्षेत्र में, तो बहुत दूर तक उसने क्या किया होगा, कांप मिट्टी के निक्षेप किए होंगे, डिपॉजिट किया होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड बांगर। अभी नई नई बाढ़ आती, बाढ़ क्या आती है, मतलब बाढ़ तो हम लोग बोलते हैं, हमने नदी मार्गों को बाधित कर दिया इसलिए हम बोलते हैं बाढ़ आ गई। बाढ़ अच्छी चीज है भाई प्रकृति के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी तभी बढ़ेगी, ठीक है। वो तो जन धन की हानि होती है, इसलिए हम डरते हैं कि हम जी, किसने कहा आपको नदियों के किनारे क्या कीजिए? नदी मार्गों को बाधित करने के लिए तो नहीं कहा हमने, है ना। तो नई एलुवियल सॉइल जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? खादर। क्या बोलेंगे? खादर। यह मैदान का ऊंचा भाग है जहां सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। अब नहीं पहुंच पाता है, लेकिन किसी जमाने में नदी ने ही उसको क्या कर रखा है? डिपॉजिट कर रखा है, वहां पर निक्षेप जो कर रखा है वो नदी ने ही कर रखा है। यहाँ पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है जिनका निर्माण काल मध्य से अपर प्लिस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। इसका रंग हरा है तथा इसमें कंकड़ के रूप में चूनायुक्त संग्रंथनों की अधिकता होती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। अधिक उपयोगी नहीं होता है, यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। इस मैदान में धरातल का उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों के समान लहराता हुआ दिखाई देता है। सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। हाईलाइट कीजिए, सतलज का मैदान और गंगा के मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। एक तो ऊपर प्लिस्टोसीन युग को हाईलाइट कर दीजिए, क्या कीजिए? प्लिस्टोसीन युग को हाईलाइट कर दीजिए। एक ये आप बता रहे हैं सतलज का मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अपनी दृष्टि को सूक्ष्म कीजिए,
आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्षेत्र बांगर का है, ऊंचा है। जब कभी आपके क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में बाढ़ आती है तो गांव वाले अपने पशुओं को लेकर, आप लोग सब भागकर कहाँ जाते हैं? ऊंचे क्षेत्रों में जाते हैं। क्या वहां पर खेती होती है? उतनी नहीं होती जितनी कि नीचे वाले भाग में होती। नीचे वाले भाग में क्यों होती है? क्योंकि वहां पर बाढ़ आती रहती है बारंबारता। ये क्या मतलब, बाढ़ को ऐसी आपदा के रूप में हम जानते हैं जिसकी बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा आने वाली जो आपदा है वो क्या है? बाढ़ है ना। अब खेती भी भाई वहीं अच्छी होती है तो रहना भी वहीं है, फिर ऊंचे प्रदेश में क्यों रहेंगे, है ना। लेकिन जब बाढ़ आएगी तो फिर ऊंचे प्रदेशों में, ऊंचे क्षेत्रों में ही क्या करते हैं? जाते हैं। ठीक है। उसके बाद खादर प्रदेश। खादर रीजन यह वह भूभाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। इसे नदियों के बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश, अब ये बार बार मत पूछना मेरे से कछारी प्रदेश किसे कहते हैं, ये इससे समझ में नहीं आता कछारी प्रदेश क्या होता है। कछारी प्रदेश खादर प्रदेश को ही कहा जाता है। इसको खादर प्रदेश को कहा जाता है, कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती रहती है। यह अपर प्लिस्टोसीन युग से लेकर आधुनिक काल का है, आज की नहीं है। प्लिस्टोसीन से लेकर आज हर बार बाढ़ आ रही है, हर साल बाढ़ आ रही है। इसका रंग हल्का है, बालू व कंकड़ से युक्त है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। हर साल बाढ़ आएगी, हर साल क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। उसके बाद आ गया रेह। बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहां सिंचाई कार्यों की अधिकता है वहां पर कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफेद परत बिछी हुई पाई जाती है। सफेद परत वाली इस मिट्टी को रेह या कल्लर, आईएएस का क्वेश्चन रहा है, क्या रहा है? रेह या कल्लर के नाम से पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक है। अत्यधिक सिंचाई की हमने, क्या की? मैंने कहा नहीं, हमने परंपरागत खेती की, परंपरागत तरीके से खेती की। उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना हमने पानी दिया। पानी के लिए लड़ाइयाँ हो गई, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे सर फोड़ दिए फावड़े से एक दूसरे के। पानी लगाना है जी खेतों में, मतलब गाँव में सबसे लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पानी। खेतों का पानी क्या कर दिया? चुरा लिया कि मेरा, ऐसे ही होता है ना। लड़ाई होती है, कहीं कहीं तो गोलियां भी चलती हैं, बताते हैं। ठीक है। अब वो सिंचाई ज्यादा कर दी हमने, ठीक है, पानी गया, जितना पौधे को चाहिए था उतना ही लेगा, बाकी क्या होता है? उड़ता है। अब वो नहरों के साथ दो समस्याएं होती हैं। नहर से जब हम पानी सिंचाई करते हैं, एक तो सिल्ट, मतलब जो उसके साथ रेत आता है, वो सब चीजें आती है, वो वहां जमा हो जाता है खेत में। दूसरा, उसके साथ जो सॉल्ट आते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। अब कई सालों से हम क्या कर रहे हैं? पानी लगा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो एक सफेद परत जम गई है जो कि मिट्टी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? किसान क्या करता है? मिट्टी का भी स्वास्थ्य परीक्षण होता है। जिस तरह आप लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कैसे करते हो? आप ब्लड टेस्ट करते हो, ईसीजी, ईईजी, क्या क्या होता है, और क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई हम स्वस्थ हैं। ऐसे मिट्टी का भी क्या स्वास्थ्य देखा जाता है। उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए फिर जो कृषि विज्ञानी है वो बताते हैं कि इसमें क्या मिलाना है जिससे क्या हो, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरे। और ये बड़ा चिंता का विषय है, रेह और कल्लर। क्या है? अत्यधिक कृषि करने से ये समस्या पैदा हुई। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक है। उसके बाद भूड़, हिंदी में बोलते हैं भूड़ और BHUR, भूड़। बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, वहां अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है। आवरण क्षय, घास थी, पेड़ पौधे थे। आवरण किसका था? वनस्पतियों का ही तो आवरण होगा। ओल्ड बांगर क्षेत्र, बांगर मिट्टी के ऊपर का आवरण हट गया। उसके बाद क्या है? मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई, वहां पर अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। गंगा और रामगंगा नदियों, रामगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस का क्वेश्चन या यूपीपीसी का क्वेश्चन रहा है। मुरादाबाद के भूड़, बिजनौर के भूड़ है, वहां पर बिजनौर में गए हो कभी?
मुरादाबाद गए हो? नहीं गए हो? तो मुरादाबाद किस नदी के तट पर है? पीतल नगरी है मुरादाबाद, किस नदी के तट पर है? रामगंगा। हाँ जी, तो वहां भूड़ मिलते हैं। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड़ का जमाव मुरादाबाद तथा बिजनौर विशेष रूप से पाया जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर? आगे बढ़ाइए फिर। शंकु तथा अंतःशंकु, कोन्स एंड इंटरकोन्स, इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख अथवा जलोढ़ शंकु तथा अंतःशंकुओं का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है। अब जहां पे कोई अपवाद होता है ना, वो यूपीएससी या पीसीएस का क्वेश्चन होता है। कौन सी नदी ऐसी है जो एलुवियल फैन और एलुवियल कोन्स नहीं बनाती है? आंसर घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है। इन शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ी से नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। मैंने बताया कि अगर माना यहां से नदी गिर रही होगी ना, माना ये नदी है और हल्का सा डाउन मिलेगा, तो क्या करेगी वो? इस तरह से बनेगा शंकु। इस तरह से दिख रहा है? रहने दो। मतलब नदी अगर ऐसे जा रही है, हल्का सा डाउन मिला, तो यहां पर वो शंकु का निर्माण करेगी। उसका मुंह कहाँ होगा? नदी के, जहां से नदी आ रही है, और उसका फुट कहाँ, मतलब पैर कहाँ होंगे उस शंकु के? कौन? नीचे की तरफ। इतना समझ में आया? महसूस करो उसको, सब्जेक्ट को। इनका तल उत्तल कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? अंतःशंकुओं का आकार इसके ठीक विपरीत होता है और इसके किनारे अवतल होते हैं। क्या होते हैं? अवतल होते हैं। निक्षेप के विस्तार के साथ साथ शंकु एवं अंतःशंकुओं के कुछ स्थानों पर आपस में मिलने से शंकुपाद मैदानों, कोन फूट प्लेन्स का निर्माण हुआ है। अब देखिए क्या होता है, हम तो ये पढ़ रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को, और इतना समय नहीं है कि मैं हर चीज का फोटो दिखा सकूं यहाँ पर। आपने क्या करना है? अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना है। दिव्यास्त्र मतलब वो जो आपने रखे हुए हैं ना, एप्पल 1.5 लाख वाला, है ना, और क्या क्या रखे हुए हैं, जो भी रखे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तो जो भी आपने फोन रखे हुए उनका प्रयोग कीजिए। वो जो डेटा आपको मिला है उसका प्रयोग इनको देखने में कीजिए कि ये कौन फुट प्लेन्स कैसे होते होंगे। क्या भाई, जब हम ज्योग्राफी में चित्र बनाएंगे तो वो तो समझ में नहीं आते हैं। जैसे फिजिक्स में हमने कैपेसिटर बनाया, कैपेसिटर जब बनाया तो वो कुछ और चित्र था, और जब पहली बार कैपेसिटर को देखा तो समझ में नहीं आया, ये मतलब पहचान ही नहीं पाए उसको कैपेसिटर है क्या है। ऐसे ही होता है। ये डायोड वॉल्व का चित्र बनाया हमने, गोल सा, उसमें बना दिया, एक फिलामेंट लगा दिया, एक प्लेट लगा दी, हमने कहा ये डायोड है। और जब पहली बार डायोड को देखा तो हमने कहा यार ये डायोड है। तो चित्र तो अलग होते हैं। तो ऐसी ज्योग्राफी में भी क्या है कि जो आप चित्र बनाते हो उनसे आपकी ज्यादा समझ में नहीं आने वाला जब तक आप प्रकृति के सानिध्य में नहीं गए, या तो खुद अपनी दृष्टि को सूक्ष्म नहीं किया, और या क्या, अब जैसे हैंगिंग वैली पढ़ रहे थे हम, अब मैंने इनको बताना भूल गया, मैं आपको सामने थे वो हिमालय पर जो ऐसी लटकती हुई घाटियां थी जहां से नदियां आ रही, मतलब झरने आ रहे थे फिर नीचे गिर रहे थे, दैट इज हैंगिंग वैली। अब उसका चित्र जब हम बनाएंगे तो उसमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपने देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया, तो आपकी समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए हैंगिंग वैली इन्हें कहते हैं। ऐसे इनको भी देखिए कौन फुट प्लेन्स कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए का निर्माण हुआ है। हिमालय की अधिकांश नदियों ने सामान्य शंकु बनाए हैं, जबकि व्यास, रावी एवं महानंदा, तीस्ता नदियों ने मिश्रित शंकुओं का निर्माण किया है। 2 स्टेटमेंट बना के दे देगा, हिमालय की अधिकांश नदियों ने सामान्य शंकु बनाए हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, व्यास, रावी और महानंदा, तीस्ता नदियों ने मिश्रित शंकुओं यानी कंपोजिट कोन्स का निर्माण किया। पूछेगा स्टेटमेंट 1 राइट, 2 रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, पहला गलत है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ऐसे तो कूट दिए हुए रहते हैं। अगर आपका ये इस पे ये छाप दिया, आपने याद कर दिया, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो गया। तो आपने क्या याद रखना, व्यास रावी या रावी व्यास बोल दो, और महानंदा, तीस्ता नदियों ने मिश्रित शंकुओं का
कंपोजिट कोन्स का निर्माण किया है। ऐसे अभी ऊपर किया था हमने, गंगा और राम गंगा ने क्या किया है, भूड़ का निर्माण किया है। मुरादाबाद बिजनौर वाला क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, भूड़ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे उससे ऊपर पढ़ा था हमने, जो चंबल है वो अपने रिवाइंस के लिए, चंबल बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है ना चंबल नदी। बताया भी था मैंने, डाकुओं के नाम भी लिए थे, बताए थे। शोषण से निकले हुए जो डाकू थे, बागी थे, जो डाकू नहीं बोलते थे वो अपने आप को, क्या बोलते थे, बागी। पान सिंह तोमर हो गया, बैंडिट क्वीन क्या नाम है, हाँ, फूलन देवी हो गई, शोषण से निकले हुए लोग थे ये, है ना। कानून का सहायता नहीं मिल पाई तो खुद ही क्या कर दिया, शस्त्र उठा दिए। ठीक है, बताया था, तो बस याद करते रहिए उनको। मिश्रित संकुओं, उत्तरी बिहार में गंडक और कोसी, गंडक पता है शालिग्रामी, सदा नीरा वैदिक नाम जिसका है, गंडक नदी, और कोसी, कोसी जिसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। हनुमानगढ़ के पास डैम बना रखा है लेकिन फिर भी बाढ़ आती है। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। जैसे चाइना में हमने वांगहो पढ़ी थी कि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी कौन सी है, वांगहो। वैसे ही भारत में अगर हम देखें, ऊपर से आती है कोसी, 7 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें सबसे बड़ी धारा का नाम क्या, अरुण है, बताया था। तो अरुण धारा सबसे बड़ी है। इतनी जब 7 नदियों का जल किसी नदी में आएगा तो उसमें बाढ़ तो आनी आनी है। ठीक है, कोसी झारखंड में, महानदी और तीस्ता, तीस्ता आपकी ये कहाँ है, सिक्किम में है। झारखंड में महानदी और तीस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का, इसको तीस्ता को वहां मत ले लेना, झारखंड में, झारखंड से जाएगी, नहीं जाएगी, चेक करना जरा, नहीं जाएगी। सिक्किम से निकली, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश, बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। ये शंकु एक दूसरे से अंतः शंकुओं द्वारा विभाजित है। उसके द्वारा विभाजित हैं, अंतः शंकुओं द्वारा विभाजित। फिर डेल्टा, ये यहाँ पे तो हम खाली डेल्टा पढ़ रहे हैं, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे और डेल्टा के प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे। प्रगतिशील डेल्टा क्या होता है, बर्ड फूड डेल्टा क्या होता है, कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। गंगा का डेल्टा कैसा है, तो प्रगतिशील डेल्टा है। ऐसे ही पूछेगा नाइल नदी का डेल्टा कैसा है, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डेल्टा, गंगा तथा सिंधु नदियों के डेल्टा इस मैदानी भाग के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरवन के किनारे तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। देखो, वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है सुंदरवन डेल्टा और बांग्लादेश में भी पड़ता है। और सुंदरवन क्यों बोलते हैं, आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, सुंदरी नामक वृक्ष होता है इसलिए सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं उसको, है ना। तो 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। गंगा के डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा अधिक है तथा अत्यधिक गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही महीन हैं। क्या है, बहुत ही महीन है, और इतने महीन हैं कि इनके अंदर आपने देखा होगा बांग्लादेश में मछलियां भी निकालते हैं वहां से। एक मछली ऐसी होती है, उस कीचड़ में रहती है, इन महीन कणों का एक दलदल टाइप का होता है, वहां से निकालते हैं वो क्या, मछलियां। ठीक है, सिंधु नदी का डेल्टा यद्यपि 960 किलोमीटर लंबा है किंतु इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर ही है। सिंधु नदी के डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा भी कम है और गहराई भी कम है, जबकि गंगा में क्या है, गंगा में क्या पढ़ा हमने, निक्षेप की मात्रा अधिक है और अत्यधिक गहराई तक विद्यमान है। गंगा के डेल्टा में ये पढ़ा, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि निक्षेप की मात्रा भी कम है। यहाँ पे हमने पढ़ा निक्षेप की मात्रा अधिक, यहाँ हम पढ़ रहे हैं निक्षेप की मात्रा कम। वहां पे पढ़ रहे अत्यधिक गहराई, यहाँ पे बोल रहे हम गहराई भी कम है। हालांकि 960 किलोमीटर लंबा है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम, 160 किलोमीटर। वहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 430 किलोमीटर लंबाई में, लेकिन चौड़ाई कितनी पढ़ रहे हैं हम, चौड़ाई भी 480 किलोमीटर पढ़ रहे हैं। इनको ध्यान रखना है, क्या रखना है, इनको ध्यान रखना है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण भी अपेक्षाकृत मोटे हैं, जबकि गंगा वाले में क्या, पतले बारीक है।
समझ में आ गया। उसके बाद विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंस का क्वेश्चन है विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। कंटिन्यू, विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। आगे बढ़िए भाई, ऊपर करिए, पहले ऊपर दिखाइए ना, फर्स्ट लाइन दिखाइए, उसके नीचे भारतीय विशाल मैदान को उसकी धरातलीय विशेषताओं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं मेंस में, विशेषताओं के आधार पर उप विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा पंजाब हरियाणा मैदान। अब कहाँ जाना है आपने? पंजाब और हरियाणा पहुंच जाइए, पंजाब हरियाणा मैदान। इसे सतलज यमुना विभाजक, सतलुज यमुना डिवाइडर भी कहते हैं। पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर इसका विस्तार है। सतलज, व्यास और रावी नदियां यहां पर बहती हैं। सतलज, व्यास और रावी। पहले तो क्रम याद करवाया था मैंने आपको, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये 6 नदियों का क्या है? सही क्रम है। फिर मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया था कि ऊपर की 3 नदियों के जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, उसका सिर्फ 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। नीचे की 3 नदियों के जल का प्रयोग हम करेंगे, और वो ये 3 नदियां कौन सी? सतलज, व्यास, रावी। रावी, व्यास, सतलुज ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। इसी मैदान पर अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टवती नदियां बहती थी, इसी जमाने में। आज उसके साक्ष्य मिल चुके हैं। पहले लोगों ने कहा ये बेवकूफ हैं कि कौन? हम भारतीय। आज जब उसके सरस्वती का पूरा वो मिल गया है, रास्ता मिल गया है कहाँ से बहती थी, आज समझ में आ रहा है कि वेदों में जो उल्लेखित सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है, जो इसका मतलब उसका क्या है? क्या है? अस्तित्व था। वो नदी अब क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि पर्यावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, विकास की अंधी दौड़ में इतना मत छेड़ो प्रकृति को कि प्रकृति क्या हो जाए? रुष्ट हो जाए। क्या हो जाए? आज हम बोल रहे हैं कि ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर है, तो अगर गंगा को बचाना है तो क्या ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप ठीक नहीं है, ज्यादा खनन अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? वरना फिर आने वाली पीढ़ियां यही बोलेंगी कि कभी गंगा नदी या यमुना नदी बहती थी यहाँ से, ठीक है। तो सरस्वती और दृष्टवती नदियां बहती थी, समय के साथ साथ यह नदियां विलुप्त हो गई, और ये बता रही है, ये आपको चेतावनी दे रही है कि जो नदियां आज हैं वो भी विलुप्त हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर लगातार क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि भैया ग्लेशियर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे क्या, बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, ठीक है। और जो ये हमारी नदियां हैं, सदावहिनी नदियां हैं, इनका सोर्स जो है वो क्या, वो ग्लेशियर ही है, ठीक है। तो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है वहां पर बार बार। और निर्वनीकरण मत कीजिए, वृक्ष लगाइए जितना हो सकता है अधिक से अधिक। समय के साथ साथ ये नदियां विलुप्त हो गई हैं। यह चौरस मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कौन सा पढ़ रहे हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान। इसका क्या याद करना है आपने? ये याद करना है कितना फैला है? चौरस मैदान है। कैसा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियां समाप्त होती हुई मिलती है। समुद्र तल से इस मैदान की औसत ऊंचाई 250 मीटर है, ठीक है। यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, ओल्ड बांगर, लेकिन नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिनकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र को बेट, BET, इन क्षेत्रों को बेट कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश पीछे सा क्वेश्चन रहा है शायद। रावी और व्यास नदियों के बीच के भूभाग को ऊपर बारी दोआब, मैंने आपको बताया था, याद करना बहुत अच्छा है। ब से व्यास, र से रावी, बारी दोआब, ठीक है। ब्यास और सतलज के बीच के भूभाग को बिस्त दोआब, बिस्ट जलंधर दोआब। मैंने बताया था B से ब्यास, ST से सतलुज।
बताया था। और सतलज के दक्षिण की ओर भूभाग को मालवा मैदान, मालवा प्लेन्स कहते हैं। मालवा प्लेन्स कहाँ है? मालवा प्लेन्स कहाँ है? सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को मालवा प्लेन्स कहते हैं। मालवा प्लेट्यू अलग हो गया, मालवा प्लेन्स अलग हो गया। मालवा प्लेन्स अगर हम बोलेंगे तो पंजाब हरियाणा के मैदानों में मिलते हैं मालवा प्लेन्स। मालवा प्लेट्यू हो गया तो वो नीचे की तरफ मिलेगा, है ना, अरावली और विंध्याचल के बीच में, अरावली और विंध्याचल के बीच वाले क्षेत्र। ठीक है, ये दे रखा उसने, बिस्ट दोआब, ब्यास, सतलज, बारी दोआब, ब्यास, रावी, रचना, 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 हम लोगों ने रचना पढ़ा है, ये रचना लिख रहा है, रेचना दोआब, रावी और चिनाब। छाज पढ़ा हम लोगों ने, चाज लिख रहा है ये, छाज पढ़ा हमने, छाज चिनाब और झेलम के बीच में, है ना। और सिंध सागर दोआब झेलम चिनाब के बीच, एम सिंधु के मध्य, झेलम चिनाब सिंधु के मध्य। और दोआब जो होता है वो आपको पता ही है, दो नदियों के बीच का जो स्थान होगा बहुत फर्टाइल होगा, है ना। ठीक, यह अपेक्षाकृत ऊंचे मैदान है। इसके और अधिक दक्षिण में हरियाणा का मैदान है, जो उपयुक्त मैदानों की अपेक्षा जल के प्रवाह में शुष्क रहता है। रावी, व्यास और सतलज नदियां इस मैदान को लगभग 1/4 भाग को प्रभावित करती है। यमुना नदी अपने दाएं किनारे पर फैले भूभाग को प्रभावित करती है। सतलज और यमुना के बीच में घग्गर, जो कि एक मौसमी प्रवाह नदी है, प्राचीन समय में इसे ही सरस्वती के नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती को एक सूक्ष्म, मतलब एक छोटी रूप जो बोल सकते हैं नदी का, वो कौन है? घग्गर, घग्गर, हाकड़ा। ठीक है, फिर आता है राजस्थान का मैदान, राजस्थान प्लेन्स। इसका विस्तार 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है, अरावली के उधर, अरावली के इधर वाला मैदान अलग हो गया, अरावली के उधर वाला मैदान अलग हो गया। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसमें मरुस्थली तथा बांगर क्षेत्र भी शामिल है। मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक अंग है, जो बालू से सुसज्जित है। कहीं कहीं पर नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह दिखाई पड़ती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक अंग रहा है। यहां से कथन कारण, असर्शन रीजन में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि राजस्थान का मैदान प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है, ये कथन हो गया। कारण, इस मैदान पर कहीं कहीं पर नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह दिखाई पड़ती है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। अगर ये नहीं, ये कहां से आए? नहीं तो, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ही क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, एक भाग। तो समझ में आ गया। ठीक, बालू के टीलों का यहाँ प्राधान्य है। दक्षिण पश्चिमी भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में, जहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। अब क्या होगा, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे ना, उसको दरवाजे को कर दीजिए जरा, जब हम क्या कर रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तब हमें पढ़ना है स्थलाकृतियां। क्या पढ़नी है? उसमें से आप ये मान के चलिए, अगर पीसीएस आप दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो बनेगा कास्ट लैंड फॉर्म से, चूने का जो प्रदेश होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर, ग्राउंड वाटर होता है, उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं, या तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। क्या बनेगा? या पूछेगा नदियों द्वारा, बहते हुए जल द्वारा। किसके द्वारा? बहते हुए जल। या पूछेगा ग्लेशियर द्वारा, और या पूछेगा सागर द्वारा। जो स्थलाकृतियां पढ़ते हैं ना, तो जब हम पवन द्वारा स्थलाकृतियों के निर्माण को पढ़ रहे होंगे कि किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तब हम क्या पढ़ेंगे? वहां पर बरखान भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बरखान पढ़ेंगे, मशरूम रॉक पढ़ेंगे, गारा जिसको बोलते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बरखान का चित्र भी बनाना है आपने, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है आपके पीसेस वगैरह, तो उसका चित्र बनाना है कि कैसा होता है। बाकी अगर आप बरखान को मोबाइल पर देख लें तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बर्फ में स्केटिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं,
वैसे वहाँ जहाँ डेजर्ट होते हैं वहाँ के लोग उसमें करते हैं। लकड़ी का फट्टा लगाया, ऊपर चढ़े बरखान के ऊपर, उसके बाद क्या किए, नीचे की तरफ जाते हैं। चोट तो लगती नहीं है उसमें, है ना। बर्फ में भी चोट नहीं लगती है, इसीलिए क्या, बर्फ में तो दबता ही है आदमी जब एवलांच आता है। लाखों टन बर्फ क्या। तो अरावली के पूर्व में बांगर की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत मिलती है। यहाँ पे इसने स्टार, जहां जहां पर स्टार लगाया है वो अपने आप में क्वेश्चन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। स्टेपी, बांगर की स्टेपी भूमि अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में बांगर की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व को लगा दीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट दिशा में विस्तृत मिलती है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। कैसी है, क्या नाम है, लूनी। लूनी मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में रन ऑफ कच्छ की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर अनेक झीलें, खारी भी पाई जाती, खारी झीलें भी पाई जाती हैं। सांबर है, डिडवाना है, लून करंसर है, उचामन है, डेगना है, डेगाना प्रमुख झीलें हैं। सांबर देश की सबसे बड़ी नमकीन झील है, लार्जेस्ट नहीं, इनलैंड वाली। चिल्का तो सबसे बड़ी झील है भारत की, खारे पानी की है वो भी लगभग। लेकिन अगर जमीन के अंदर वाली झील की बात करें, जो जो सागर से बिल्कुल भी कोई संपर्क नहीं है, तो उसमें सांबर सबसे बड़ी लेक है खारे पानी के अंदर। और फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर है सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद गंगा का मैदान, गंगा प्लेन्स। कहाँ गया गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त 4 डीप में, अब भाई इसको अंडरलाइन कर दीजिए, अग्रगर्त। मैंने कहा नहीं आपको, जब फोल्डेड माउंटेन बनेंगे तो उनके आगे गर्त बनेगा। गर्त मतलब गड्ढा, खड्डा, गड्ढा बोल दो, खड्डा बोल दो, डीप बोल दो, है ना। और उसके आगे 4 लगा दोगे, 4 डीप बोल दोगे तो अग्रगर्त, यानी फोल्डेड। मैंने कहा था फोल्डेड माउंटेन या तो ऐसे में होंगे या ऐसे में होंगे, और जहां पर भी होंगे तो वहां पर गर्त बनेगा, क्योंकि प्लेटों के टकराने और इसकी वजह से बने हैं ना। तो यहां तो फोल्ड उठा लेकिन नीचे खड्डा बना। अग्रगर्त में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप द्वारा हुई है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में 3.57 किलोमीटर स्क्वायर, लाख किलोमीटर स्क्वायर भूभाग पर फैला है। इसका ढाल पश्चिम पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल मैंने बताया था, कैसे पता करोगे, नदियां जिस तरफ जा रही होंगी इसका मतलब ढाल उधर है। क्या, अगर आपको इस फर्श का ढाल देखना है, पानी डाल दो, अपने आप पता चल जाएगा, जिस तरफ पानी जा रहा होगा उस तरफ क्या है, ढाल है। इतना तो समझ में आता ही होगा। छत का ढाल अगर देखना है, छत में पानी डाल दो एक बाल्टी, जिस तरफ को गिरा उस तरफ को, तो ये ढाल कैसे पता चला हमें, नदियों के जाने की दिशा से पता चला। इसका ढाल पश्चिम पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन है, जबकि बाएं किनारे पर घाघरा, गंडक, कोसी। अधिकतर नदियां आज भी हिमालय से ऊपर से आ रही होंगी, वो मिल रही है, और प्रायद्वीपीय भारत से कुछ नदियां जाकर गंगा में मिल रही होंगी। पहले क्या रहा होगा, जब खड्डा रहा होगा, जब गर्त रहा होगा, तो उधर की नदियां भी पानी गिरा रही होंगी और इधर की नदियां भी, प्रायद्वीपीय नदियां भी क्या कर रही होंगी, पानी गिरा रही होंगी। सब अपने अपने सेडिमेंटेशन लेके आए होंगे, सब ने जमा किया होगा। पहले पानी पानी जमा, सेडिमेंट जमा होता रहा, और एक दिन क्या हो गया, ऊपर आ गया, पेनी प्लेन बन गया। अब उसके ऊपर से नदी क्या कर रही है, बह रही है। और वो जो कभी गिर रही थी वो आज ट्रिब्यूटरीज बन गई, किसकी, नदी, बड़ी नदी की, ठीक है। तो बड़ा विचित्र है भाई संसार, क्या है। हमें लगता है जैसे हम पैदा हुए, हमने जो देखा हमें लगता है ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है, परिवर्तनशील है सब कुछ। क्या है, सब परिवर्तित होना है। धरती पर कुछ भी क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। तो दाएं किनारे पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन है, जबकि बाएं किनारे पर घाघरा है, गंडक, कोसी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है, जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती है तथा प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ पर लाकर बिछा देती है।
क्या कर देती है? बिछा देती है। भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके दो भाग हैं। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे रहते हैं बील कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए बील। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे रहते हैं बील कहलाते हैं। इन मैदानों को 3 उपविभागों में बांटा गया है। नंबर 1, ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन। पढ़िए। यह मुख्यतः पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिण सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा ऊपरी गंगा मैदान की पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? आंसर यमुना। ठीक है, पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा, कंटूर लाइन, समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। इस मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच पाई जाती है। उत्तरी भाग में ढाल दक्षिण व पूर्व में पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज है। यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगा प्लेन, उत्तरी बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। कहाँ है मध्य गंगा का मैदान? उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। पूर्वी मतलब ईस्टर्न। पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है। जो वहां पड़ी थी हमने समोच्च रेखा, उसी रेखा की बात कर रहा है। समोच्च रेखा द्वारा बनती है जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, फैजाबाद रेल मार्ग का अनुसरण करती है। दरअसल रेल मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, हमने रेल बनाया। उस मतलब रेल हमने ऊंची जगह पर, पटरी जो बिछाई ऊंची जगह पे बिछाई जानबूझ के। क्यों बिछाई? अरे भाई बाढ़ आएगी तो पटरी नहीं बहनी चाहिए ना, इसलिए पटरी बिछाने के लिए क्या करते हैं, ऊंची जगह देखी जाती है। तो ये जो समोच्च रेखा है उसी को उसके ऊपर हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि रेल मार्ग का अनुसरण करती है। रेल मार्ग उसका अनुसरण करता है समोच्च रेखा का। रेल मार्ग बाद में बना, समोच्च रेखा पहले से थी। समझ में आया? कुछ विद्वानों ने इसकी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित की है। पूर्वी सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में 75 मीटर तथा दक्षिणी पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखाओं द्वारा बनती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इस कार्य के लिए बहुत बदनाम है, कुख्यात है। बदनाम अच्छा शब्द नहीं है, कुख्यात। घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है, भूमि में कंकड़ों का अभाव है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। जो फायदा है इसका वो क्या? अत्यंत उपजाऊ है। भाई हर साल बाढ़ आ रही है, पता भी है, बोल भी रहे हो कुख्यात है। क्या बोल रहे हैं? कोई बोल रहा बदनाम नदी है, कोई बोल रहा, तो भाई काहे रह रहे हो? इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उपजाऊ है। क्या है? उपजाऊ है। फिर बाढ़ आएगी तो अपनी व्यवस्थाएं कर देते हैं हम लोग, पता है उन्हें कि बरसात में बाढ़ आनी है। ठीक है, तो उनके लिए नॉर्मल चीज है। जैसे आप उच्च भूमि में रहते हो तो आपके यहाँ पानी नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल नदी किनारे वाले जो लोग हैं वो अभ्यस्त हैं उस चीज के कि हर साल नदी का लेवल बढ़ना है, बाढ़ आना है, घरों में पानी भरना है, सरकार से गुहार लगानी है, फिर उसके बाद क्या करना है, मुआवजा लेना है, उसके बाद फिर दोबारा वहीं पर बसना है। ऐसे ही तो होता है। आपदा आई, कई होटल ढह गए नीचे, लेकिन फिर दोबारा नदी के किनारे ही क्या करने हैं, होटल बनाने हैं। क्योंकि गंगा व्यू के नाम से जो रूम बिकेगा वो सबसे महंगा होगा। जिसकी खिड़की गंगा जी की तरफ होगी वो सबसे महंगा रूम होगा। जो बंद कमरा होगा जहां से गंगा जी नहीं दिखाई दे रही होगी, वहां से क्या, अरे भैया आपने रहना है ना एक रात के लिए, अगर नहीं भी दिखे, सुबह चले जाना गंगा जी के दर्शन करने चले जाना, पर नहीं, गंगा व्यू यहाँ से क्या है, तो इसलिए वो कमरा सबसे महंगा है। तो होटल वाले भी आपकी प्रवृत्तियों को जानते हैं मनुष्य की, इसलिए उस हिसाब से होटल फिर दोबारा बनता है, फिर गिरता है, फिर बनता है।
संस्कृतियां बहुत लंबी नहीं चलती हैं नदियों के किनारे। आज जहां पर आप हैं तो ये मत सोचना कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। संस्कृतियां नदियों के किनारे क्या होती हैं, विकसित होती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। तो आयु कितनी होगी उस संस्कृति की मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो खुदाई में सामान मिला है उससे पता चलता है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर पहले भी एक बहुत समृद्ध संस्कृति क्या रही होगी, विकसित रही होगी, लोग रहते होंगे, है ना। उन्हें भी पता रहा होगा कि एक दिन संस्कृति क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर भी रहे वो लोग। चलो यही तो है। तो भूमि की अधिकता है, भूमि में कंकड़ों, यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ स्थान स्थान पर धनुषाकार अथवा गोखुर झीलें, ऑक्सबो लेक्स। मैंने बताया था नदी जब मुड़ती है, मियांडर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नदी कई बार अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, दूसरे मार्ग से बहती है। वो जो पुराना वाला मार्ग होता है उसमें पानी भरा हुआ रहता है और वो गाय के खुर के आकार का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था झेलम नदी में गोखुर, झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते की जो गोखुर झील है वही है वुलर। कभी झेलम नदी बहती थी वहां से, तो उसने जो कटान किया हुआ था वो रास्ता बदल दिया, उस कटान पर जो पानी भरा वही वुलर झील है, वही क्या है, वुलर लेक है। ऑक्सबो लेक्स में नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बाढ़ की अधिकता इस मैदानों की नदियों की प्रमुख विशेषता है ना। अब हमने ये पढ़ लिया बाढ़ की अधिकता इस मैदान की नदियों की प्रमुख, ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। अब फिर इतिहास में पढ़ेंगे हम, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ाई हो रही होगी। वो चालाक अफगान कौन, शेर शाह सूरी पठान, वो हुमायूं और मतलब दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शेर शाह सूरी ज्योग्राफी से परिचित है, हालांकि हुमायूं भी कम पढ़ा लिखा नहीं है, हुमायूं भी बहुत पढ़ने का क्या था, उसको शौक था, पढ़ते पढ़ते ही मरा बेचारा सीढ़ियों से गिरकर, है ना। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं उसके बाद सीढ़ियों में थोड़ा आराम से चला करें। क्या करें, कभी कभी ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, बर्डन हो जाता दिमाग में। तो शेर शाह सूरी को पता था बाढ़ का मैदान है, इंतजार करता रहा। हुमायूं ने सोचा इसकी लड़ने की इच्छा है नहीं, बाढ़ आई तब आक्रमण किया पठान ने, चालाक अफगान। समझ में आया, ये तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम तो, यानी जो हम पढ़ रहे हैं इससे शेर शाह सूरी भी परिचित था कि बाढ़ आएगी यहाँ पर, क्योंकि हुमायूं की सेना निचले मैदानों में उन्होंने अपने तंबू टेंट लगा रखे थे और शेर शाह सूरी ने ऊंचे स्थानों पर क्या लगा रखे थे अपने, और दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो लड़ाई के लिए एक छेड़ करनी पड़ती है पहले, तो दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को नहीं छेड़ा, ठीक है। वो इंतजार करता रहा वर्षा का, वर्षा आई, बाढ़ आई, फिर तो आपको पता ही है। तो आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो ये जान रहे हो, ठीक है। आपसे पहले भी इतिहास में लोग जानते थे, और वो लोग पढ़ते नहीं थे ऐसे, वो लोग अनुभव से जानते थे इन चीजों को। क्या जानते थे, किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनुभव, और यूपीएससी आपके अनुभव को ही देखती है। और अनुभव के लिए क्या है, दो तरह से अनुभव हो सकते हैं, एक घूम घूम कर, बातें कर कर कर, पूछ पूछ कर। दूसरा अनुभव होता है क्या, अध्ययन करके। और अध्ययन भी कैसा करना है, अपने आप को इमेजिन करना है कि वहां पर रखना है आपने उसको, क्या करना है, अच्छा ऐसा होगा। और हमने तो इमेजिन करके वहां पर रखा। आप लोगों के पास तो मोबाइल है भाई, डेटा है, फ्री डेटा है, उसका यूज करो ना, उसको देखो कैसा है, अपने आप भी समझ में आ जाएगा। निम्न गंगा का मैदान, इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। इसको छोड़कर अपवाद, फिर क्वेश्चन कि निम्न गंगा मैदान का भाग नहीं है पुरुलिया जिला। निम्न गंगा मैदान का भाग कौन सा जिला नहीं है वेस्ट बंगाल का, पुरुलिया जिला। अब आप बोलेंगे क्या नाम रखा है अजीब सा, तो पुरुलिया वाले बोलते होंगे कि आपने क्या नाम रखा है, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, उन्हें अजीब सा लगता होगा। तो जिसने संपूर्ण देश के जिलों का सम्मान किया, पढ़ा, जगहों का सम्मान किया, तो उसकी समझ में आ जाएगा, अपने आप प्रश्न आएगा तो उत्तर कर लेंगे आप। पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। जैसे मैंने कोई एक व्यक्ति मिले थे मुझे, मैंने कहा आप कहाँ से हैं, कि मैं
असम से हूँ। मैंने कहा अच्छा आप असोम से हैं, क्योंकि असम का नाम चेंज हो गया असोम। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, असोम कुछ ऐसा करके बोला उन्होंने, कि ये बोला इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि वो इस क्षेत्र के थे। मैंने कहा जी हमें तो इतना ही बताया कि असम का नाम चेंज होकर असोम हो गया है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे मैं हिमाचल में गया तो हम बोलते हैं शिमला शिमला, तो उन्होंने कहा शिमला, क्या बोलते हो शिमला। ऐसी कोरिया के बच्चों को पढ़ाया मैंने, साउथ कोरिया के बच्चे थे, तो मैंने कहा भाई तुम्हारी जो कैपिटल सियोल, सियोल हम बोलते हैं, सियोल है इनकी कैपिटल, क्या है, हमारे तो उसमें टंग में थोड़ा गढ़वाली वो भी आता है ना, सियोल है। उन्होंने कहा नो सर सोल, क्या। तो अब भाई अगर प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे तो फिर तो बड़े परेशान हो जाएंगे, इसलिए ज्ञान लेने के लिए काफ़ी है, सियोल है ना, ठीक है, हमारे लिए सियोल ही है वो जगह, ठीक है। और उनके लिए क्या वो शॉल करके, मतलब एक अजीब सा वो मैं नहीं कर सकता, समझ में आ गया। चलिए, तो निम्न गंगा का मैदान में पुरुलिया जिला नहीं आता, ये ध्यान रखना आपने, वेस्ट बंगाल का। इस प्रकार यह हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला है, गंगा के डेल्टा तक फैला है। मैदान का उत्तरी भाग तीस्ता, जल ढाका और टोरसा नदियों द्वारा सिंचा जाता है। राजमहल पहाड़ियों के निकट यह मैदान संकरा हो गया है। इससे दक्षिण में गंगा का पुराना डेल्टा का विस्तार है, पुराने डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम। नदियां भी एक ही जगह पर नहीं गिरती हमेशा, ये मत सोचना कि 10 लाख साल पहले भी वहीं पर गिर रही थी नदी जहां पर आज गिर रही है। नदी भी अपने डेल्टाओं को छोड़ती हैं, उनको बोलते हैं परित्यक्त डेल्टा, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ डेल्टा, ठीक है। इससे और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा तथा नीचा समतल मैदान है। समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए यह भाग अधिकतर दलदल युक्त बना रहता है। और इस क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे ना, मैंग्रोव वनस्पति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी के लिए, इसके लिए पारिस्थितिकी के लिए यानी इकोलॉजी के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि अन्य जंगल वगैरह जितने भी हम बोलते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की क्या विशेषता होती है, एक तो सागर तटों पर ही पाए जाएंगे। अब उसमें जो वृक्ष होगा, जब वो छोटा सा बच्चा होगा तो ज्वार भाटा आते हैं, इप्स एंड टाइड्स आते हैं। अब वो छोटा सा जो बच्चा है पौधे का, वो ज्वार आ गया, ज्वार आ गया मतलब टाइड आ गया, पानी के नीचे दब गया, नमकीन खारे पानी के नीचे, ज्वार फिर वापस चला गया, फिर दोबारा वो हवा में आ गया। ऐसे करते करते ज्वार भाटा, आपको पता ही है, जब ज्वार भाटा वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे उसमें कि कितने अंतराल बाद ज्वार आता है, दूसरा ज्वार कितने अंतराल बाद आता है, ठीक है। 12 56, 56 का 56 को आधा करना जरा कितना होता है, चलो जो भी हो बाद में कर लेंगे। तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, किस चीज की, वहां पर की जो लकड़ी होगी वो पानी में सड़ती नहीं है जल्दी से, क्या नहीं होती है। इस चीज को अनुभव से किसने महसूस किया, वहां रहने वाले लोगों ने, और उन्होंने उनसे किसका निर्माण किया, नौकाओं का। क्योंकि अगर आप चीड़ की लकड़ी की नाव बनाओगे, किसकी, हम अपने यहाँ से चीड़ काटा, हमने उसका नाव बनाया और पानी में डाला, तो ज्यादा नहीं चलने वाली, क्या हो जाएगा, सड़ जाएगी लकड़ी। लेकिन ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाने वाली लकड़ी होती है, तो इसके अंदर क्या होती है, जल से सड़, मतलब जल में खराब नहीं होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, मरने के बाद भी, कटने के बाद भी ज्यादा होती है। इसीलिए नौकाओं का निर्माण किससे होता है, उन लकड़ियों से होता है। समझ में आ गया। तो उस समय मनुष्य ने जो नौकाएं बनाई वो वहां की लकड़ियों से बनाई, उन वृक्षों के जो मैंग्रोव में पाए जाते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा, दक्षिण में गंगा का पुराना डेल्टा का विस्तार है। इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। कौन से काल में, इससे और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है तथा नीचा समतल मैदान है। समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए यह भाग अधिकतर
दलदल युक्त रहता है। इस डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने चार्स CHARS पाए जाते हैं। यह उभरते भाग गांव के बसाव स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अभी आपने बस्तियों के प्रकार भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बसावट जो होती है उसके प्रकार पढ़ने हैं, तो वहां पे आप समझ जाएंगे। यह उभरते भाग गांव के बसाव स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं। निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है को बील कहा जाता है। बील से क्वेश्चन बना हुआ, चार से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ? इसलिए इनको ध्यान रखना है आपने। निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है को क्या कहते हैं? बील। आगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना। अधिकतर नदियां क्या है हमारे यहाँ? स्त्रीलिंग प्रयोग करते हैं हम, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है क्या है? पुल्लिंग है ना, ब्रह्मपुत्र। इसको असम घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। पतला मैदान है मतलब चौड़ाई कम है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी लाकर एकत्र कर दी है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप मांजुली है। कौन है? सबसे बड़ा रिवर आइलैंड विश्व का कौन सा है? मांजुली है। बीच में ऐसा बता रहे थे कि अमेजन के आगे भी है एक आइलैंड, रिवर आइलैंड, उसको भी बताया जा रहा था। एक बार चेक कर लेना। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स थी साविंदर सिंह की, उसमें माजुली को ही सबसे बड़ा रिवर आइलैंड क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है। जो असम राज्य में है, माजुली कहाँ है? असम में है। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से निकट मैदान में प्रवेश करती है। वाटरवे भी बताया था मैंने, सादिया टू धुबरी, सादिया से धुबरी नेशनल वाटरवे नंबर 2 बताया था। और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। घाटी का तल पूर्वी भाग में 130 मीटर तथा पश्चिमी भाग में 30 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार इसके ढाल का औसत 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। उत्तरी सीमा पर तराई व अर्ध तराई क्षेत्र पाए जाते हैं, जो दलदल मिट्टी व सघन वन से आच्छादित रहते हैं। क्लियर? ठीक है। ये कितना बचा हुआ? नहीं, तटीय मैदान कितना है? इसको अलग से पढ़ते हैं। ब्रेक ले लेते 5 मिनट का।